ठीक है ना, इतना याद नहीं, लेकिन कृष्ण जी की कहानी याद है, ठीक है, कैसे करके वो एक जो अपना अर्ली चाइल्डहुड कैसे बिताते हैं, फिर वो जब अपना राजा बन जाते हैं, फिर कैसे करके वो अपने राज्य को संभालते हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है तो कैसे करके अपना धर्म का पालन करते हैं। तो ये सब कुछ ये क्योंकि स्टोरी के फॉर्म में, और इसी कारण स्टोरी के फॉर्म में इसी कारण हम लोग याद कर रहे हैं। तो वैसे ही हिस्ट्री में भी क्या है कि जो स्टोरी का जो मेन एक्टर है, ठीक है ना, मेन एक्टर है जो कि हिस्ट्री को सेव किया है, वो हमेशा याद रहेंगे। यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे कि कौन कौन है जो हिस्ट्री को सेव किया है, ठीक है ना, बहुत सारे राजा हैं चले गए, क्या याद है क्या नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा। तो सबसे पहले फिर वैदिक एज आएगा। वैदिक एज क्या है कि लिटरेचर के फॉर्म में भेजा है, ठीक है ना, एक कविता के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में, तो ये हमको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने में बड़ा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर आयरन एज आता है। आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयरन एज कब आता है? 1000 बीसी, ठीक है ना। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा किसको बोलते हैं? ठीक है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, डिफरेंस पता है आपको? ठीक है ना। जीरो, देखो हम लोग का जीरो होता है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, जो जीसस क्राइस्ट का जहां पे जन्म होता है उसके बाद का जो है अभी कैलेंडर है, ठीक है, जो अभी हम लोग रोमन कैलेंडर पढ़ते हैं, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला है। उससे पहले भी तो इतिहास था, तो उससे पहले वाले जो टाइम पीरियड को है ना बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट के बाद कॉमन एरा हो जाता है। तो हम हमारा तो जो संस्कृति, हमारा कल्चर तो बहुत पहले है ना, 4000 5000 पहले तक पहुंच जा रहे हैं। तो उससे पहले का है, मतलब ये जो है अगर 1000 बीसीई है, मतलब 1000 प्लस 2000, ठीक है ना। अभी 2023 यानी 3023 हो गया। 3023 के में क्या होता है? आयरन एज स्टार्ट होता है। आयरन एज स्टार्ट होने से क्या हो जाता है? आयरन का जब खोज होता है तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा भूचाल आता है, ठीक है, उत्पादन होता है बहुत ज्यादा। जब उत्पादन होता है तो एक नया वर्ग का जन्म होता है, वैश्य वर्ग। जब वैश्य वर्ग नया इकोनॉमिक सिस्टम को जन्म लेता है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हो जाता है। तो ये देखेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे कि जब हम लोग का एग्रीकल्चर होता है तो फिर नया नया राजा बनते हैं, नया नया जनपद बनते हैं। तो 16 महाजनपद देखेंगे, 16 बहुत बड़े बड़े एरिया के राजा जो बनते हैं। उसके बाद 4 बड़े राजा बनते हैं। उसके बाद एक सम्राट बनता है, और कौन सा? मगध का सम्राट, ठीक है ना। तो मगध में इसका मगध साम्राज्य देखेंगे, और उसी मगध साम्राज्य में बाद में कौन आता है? अशोक आता है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग। और इसी टाइम में देखेंगे कि एक इधर क्या है, वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म जो है, ठीक है, वो ज्यादा प्रचलित रहता है, लेकिन उसमें रिचुअल्स बहुत ज्यादा है, यज्ञ बहुत ज्यादा कराना पड़ रहा है, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, कॉमन लोग समझ नहीं पा रहे मंत्र क्या बता रहे हैं। तो वहां पे 2 और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आते हैं, एक बुद्धा और जैना, और बोलते हैं उन लोग का बोलना है कि ये पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बुद्धा का कहना ये है, ठीक है ना। उनका कहना है कि गॉड वर्ड के जो जो क्वेश्चन में मत पर ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए, एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर बुद्धिज्म आता है, फिर बुद्धा आता है, एक नया रिलीजन बनाता है, बन जाता है। उसके वर्धमान आता है, एक नया जैनिज्म बनता है, ठीक है। कब? आज से 3000 साल पहले, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उन लोग को 3000 साल पहले पता चल गया था कि आत्मा, ठीक है ना, भगवान, ये सब प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका प्रॉब्लम है बोलते हैं। और सब प्रॉब्लम का जड़ क्या है? बुद्ध के अनुसार डिजायर, ठीक है ना। डिजायर के कारण ही सब प्रॉब्लम उत्पत्ति होती है। एक बार डिजायर खत्म करो तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, गौतम बुद्धा और वर्धमान, ठीक है। एक तरह का सोशल रिवॉल्यूशन था उतना टाइम बोल रहा है यू नीड नॉट नीड गॉड, भगवान की जरूरत नहीं। 3000 साल पहले भगवान की जरूरत नहीं, क्या? मोक्ष पाने के लिए। बहुत रिवॉल्यूशनरी बात हो गई ना। आज भी अगर कोई बोल देता है कि नहीं मानता तो क्या हो जाता है पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे करके ईरानियन रूल यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। बाहरी लोग पहली बार कौन आता है? ईरानी आते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ग्रीक से कौन आता है? अलेक्जेंडर आएगा, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो गया? अलेक्जेंडर आते रहता है, फिर एक जने को पता चलता है कौन है? चाणक्य को। नहीं, ये सबको इकट्ठा करना है, नहीं तो ये लोग आके पूरा इंडिया को कब्जा कर लेगा। तो क्या है? मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना के। तो हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट में, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है अशोका, ठीक है ना। अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा
टेरिटरी को रूल करने वाला इंडियन राजा बनता है ना। उसके बाद क्या है, कलिंगा का वॉर करता है और कलिंगा में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं अब यहाँ क्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, शांति बहाल कराऊंगा सब जगह पे, ठीक है। तो पैसिफिक पॉलिसी बन जाता है। उसके बाद क्या है, तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग बुद्ध का काउंसिल होता है, बुद्ध के बैठक होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है। ये टाइमलाइन हमको इसलिए पढ़ना है कि जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्या बोला, अभी क्या बोला, डेट आप भूल जाओगे लेकिन कहानी याद रखो। इसलिए कहानी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है। क्या आप सब डेट याद करके रखोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर कहानी याद है कि हाँ कलिंगा वॉर होता है, काउंसिल होता है, बुद्ध काउंसिल, जब बुद्ध काउंसिल होता है तो क्या होता है, फिर बुद्धिज्म को फैलाते हैं तो क्या है, पूरा ईस्ट एशिया कंट्री में चले जाता है बुद्धिज्म, ये चीज। उसके बाद क्या हो गया, नीचे में डेक्कन में बहुत छोटे छोटे नए साम्राज्य हो जाते हैं। जब मौर्य साम्राज्य, एक बार क्या होता है, एक बड़ा साम्राज्य बनता है, उसके बाद क्या होता है, संभल नहीं पाता, फिर टूट जाता है। फिर जब छोटा छोटा फिर अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, वो लोग फिर बड़े बड़े होना चाहते हैं, और जो बड़े हो गया तो बड़ा हो गया, ठीक है। फिर जब बहुत बड़े हो जाते हैं फिर से टूट जाता है। एक नियम है, मतलब क्योंकि ज्यादा जगह को आप कब्जा करने की कोशिश करोगे तो संभाल नहीं पाओगे तो क्या है, कोई दूसरा आएगा जो आपसे ताकतवर है, हरा देगा आपको, ठीक। तो ये, तो हम लोग 100 BC में सातवाहना डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ शब्द देख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी, बस ये इतना याद रखो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सका कुषाण रूल आता है। कुषाण रूल भी, ये जो कबीले हैं बाहर से, सेंट्रल एशिया से आते हैं, लेकिन उन लोगों को जब पता चलता है यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन धर्म है, कल्चर है, ठीक है ना, वो फिर कुषाण लोग क्या करते हैं, कुषाण जो है, कुषाण रूल, कनिष्क क्या करता है, पुराने वाले को हराता है, जो बाहरी जो राजा था। उसके बाद शक संवत स्टार्ट करता है। कल छुट्टी है, कौन से कैलेंडर के हिसाब से हम लोग को छुट्टी मिल रहा है? कौन सा कैलेंडर के कौन से कैलेंडर के हिसाब से? तो हम लोग में 2 कैलेंडर है, ठीक है। एक सका कैलेंडर है, ठीक है, एक विक्रम संवत है। तो सका कैलेंडर, यही सका कैलेंडर है जो स्टार्ट किया रहता है। कुषाण रूल जब जीतता है ना, तो एक कैलेंडर स्टार्ट करता है, इस कैलेंडर के हिसाब से हमारा राज्य चलेगा। और उसी कैलेंडर को आज भी भारत सरकार फॉलो करता है। कब, कौन सा त्योहार बनाना है, कौन सा त्योहार में छुट्टी देना है। और जनरल हम लोग कौन सा, दूसरा जो हम लोग है विक्रम संवत से भी हम लोग, विक्रम संवत जो बाबूलाल वाला जो है ना, जो देखते हो, वो कौन सा कैलेंडर है, विक्रम संवत है। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत सरकार जो छुट्टी देती है कौन से कैलेंडर के हिसाब से देती है, 3 ऑप्शन रहेगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, सका कैलेंडर और कुषाण कैलेंडर। तो आप क्या टिक मारोगे, कुषाण वाला, सका संवत, ठीक। उसके बाद कॉमन इरा स्टार्ट होता है। कॉमन इरा का मतलब क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ेगा, इंडिया में जो है एक जो राजा रहेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, सातवाहन रूल। यहाँ पे देखो गौतमी क्या लग रहा है, मेल है कि फीमेल, फीमेल, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी। आज भी साउथ इंडिया में जाओगे तो जो माँ के नाम से ही डिराइव होता है ना, बहुत सारे समुदाय है माँ के नाम से जो सरनेम है, तो मम्मी का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका पुत्र या फिर पुत्री लिखते हैं, ठीक है। तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये कौन सा रूलर है, सातवाहन, ठीक। तो इससे ये छोटा सा फैक्ट से आप क्या होगा, कहीं भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, गुप्ता एम्पायर, श्रीगुप्त फाउंड करता है गुप्ता एम्पायर। यही एम्पायर है जिसको गुप्ता एम्पायर के टाइम को ही बोला जाता है, इंडिया की सोने की चिड़िया जो बोला जाता है, वो गुप्ता एम्पायर को ही बोला जाता है। क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम क्या होता है, हम लोग तो बहुत ज्यादा हम लोग के पास पैसा आता है, क्यों, क्योंकि हम लोग रोमन जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट सुने होंगे, सिल्क रूट के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। जब सिल्क रूट के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, यूरोपियन लोग पूरा खरीदेंगे, सेंट्रल एशिया वाले खरीदेंगे, हम लोग का इकोनॉमी बढ़ते जाएगा। इतना टाइम सोने का सिक्का लॉन्च कर रहे हैं राजा लोग, ठीक है। उसके बाद सोने का सिक्का लॉन्च है, तुम्हारे पास पैसा है तो क्या करोगे, जिसके पास ज्यादा पैसा है क्या करता है, नया इनोवेशन करने की कोशिश करेगा, नया आर्ट जाएगा, बोलेगा मेरे पास तो है, क्रिकेट में बच्चा को भेजो, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, ठीक है। दूसरा का बोलेगा कि क्या बोलते हैं, इसको म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बन भेजो। लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, सरकारी स्कूल भेजो, पहले आईएएस बनाते हैं, पैसा आ जाए उसके बाद कुछ दूसरा सोचेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब मनी आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उसके बाद क्या सोचोगे आप, अपना इंटरेस्ट की चीजें करोगे, ठीक है ना। तो अपना इंटरेस्ट की चीजें करते हैं। और गुप्ता काल जो रहता है, और उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य,
ठीक है ना, विक्रमादित्य को उसके टाइम में भी नवरत्न रहते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे। और इसी टाइम में क्या होता है, मेडिकल साइंस, आज भी मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा इनोवेशन कब हुए रहता है, मेडिकल साइंस की दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले कहाँ होता है, इंडिया में। कौन से टाइम में, इसी के टाइम में। चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, ठीक है ना, शल्य चिकित्सक के जनक कहलाए जाते हैं वो लोग, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है, गुप्ता काल। उसके बाद क्या होता है, जब गुप्ता काल खत्म हो जाता है, उसके बाद अलग अलग साउथ इंडिया में छोटा छोटा और क्या बोलते हैं साम्राज्य रहता है, वो हम लोग को पढ़ेंगे, चालुक्य है, ठीक। ईस्टर्न एशिया में हम लोग, ईस्टर्न इंडिया में हम लोग पाला पढ़ेंगे, ठीक है ना, पाला पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हो जाता है मेडिवल पीरियड, ठीक है। और आदि शंकराचार्य जी आ जाते हैं, कब आते हैं, आदि शंकराचार्य 788 में आदि शंकराचार्य जी आते हैं। फिर वो चोला साम्राज्य, वो भी इंपेरियल चोला बोलते हैं कि चोला साम्राज्य बहुत दूर तक फैले रहता है, इंडिया के नीचे में पड़े फैले रहता है, नीचे तो इंडिया में फैले रहता है, साथ में क्या है, पूरा श्रीलंका, फिर साउथ ईस्ट एशिया में उसका प्रभाव रहता है, ठीक। तो हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, जब इस्लाम का उदय होता है 7th सेंचुरी, इस्लाम का उदय होता है, पूरा दुनिया का कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन लोग का इतना रैपिडली एक्सपैंड होता है इस्लाम का कि कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, ठीक है। और उसके चलते हम लोग के जगह, हम लोग के यहाँ पे भी वो लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग आते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आएगा, ठीक है ना, मोहम्मद गजनवी आएगा, 17 बार लूटेगा, ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर को लेके मतलब लूट के जाएगा। क्यों, मंदिर को क्यों लूट रहे हैं, क्योंकि मंदिर को पहले, अब कोई गया है जगन्नाथपुरी गया है, ठीक है ना, उसमें क्या देखे अंदर में, वहां पे अंदर में कोई देखा है, तो कहा अनुदान रहता है और कुछ लिखा रहता है वहां पे, दान पेटे, उसके ऊपर में क्या लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है वहां पे, ठीक। तो मंदिरों में पहले क्या रहता था, मंदिर एक तरह से बैंक का काम करते थे, पैसा वैसा वहीं पे रखा जाता था। तो क्या है कि जो चोर डकैत है ना, ठीक है, अब जिसको क्या है, गजनवी, मोहम्मद गजनवी को क्या है, लड़ाई कर रहा है, सेंटर ऐसा साइड उस साइड, अब लड़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, शस्त्र वस्त्र खरीदना रहता है, बंदूक बंदूक सब चीज चाहिए रहता है। अब खत्म हो गया तो क्या आएगा, लूट ले आएगा ना, इंडिया में आता है, फिर यहाँ से लेके जाता है, ठीक है ना, फिर अपने आप को रीगेन करता है, तो बनाता है, फिर उधर लड़ने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बंदा आता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहला बार पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरा बार जीता है, तीसरा बार में हार जाता है, तीसरा बार में हार जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ ट्रायन के बाद तो सबसे पहले वो अपना जो मोहम्मद गौरी है वो अपना जो एक जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो बोलते हैं ना, अपना एक स्लेव को छोड़ देता है। इंडिया का हिस्ट्री देखो, राजा बन रहा है कौन, एक स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर को छोड़ देता है, यहाँ पे मैं क्या राज करूँ, अपने एक स्लेव को छोड़ देता है, ठीक है। वो स्टार्ट करता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बोलता है कि अब मैं बहुत स्लेव रह गया, अब मैं खुद का राजा बनूंगा बोल के वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है ना, और वो बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बन जाता है इंडिया का साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद इल्तमस आता है, जो आपका कुतुब मीनार है उसको पूरा करता है, दिल्ली में साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है। फिर जब इल्तमस का डेथ होता है तो उसका पापा देखते हैं कौन योग्य है, कौन कैपेबल है, तो देखते हैं कोई भी उसका बेटा कैपेबल नहीं रहता, तो उसकी जो बेटी रहती है रजिया सुल्तान, उसको बनाती है, तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बलबन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी आता है। खिलजी भी बहुत खतरनाक है क्योंकि वो बहुत इलिटरेट है, सबसे इलिटरेट जो जो इंडिया का किंग बना है ना, ये बना है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस रिफॉर्म किया है, अच्छा रिफॉर्म किया है, मतलब तो जो बाजार देखते हो ना हाट, ठीक है, गांव में, ठीक है, अलग अलग बाजार। उसके बाद स्पाई सिस्टम, पहली बार सैलरी देना अपने से जो सैनिक को, वो अलाउद्दीन खिलजी ही करता है, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आता है तुगलक आता है, नाम सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, चक दे इंडिया मूवी में देखे होंगे, तुगलक क्या बोलता है ना उसको, शाहरुख खान को, मोहम्मद बिन तुगलक। उसको क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि बड़ा बुद्धिमान रहता है लेकिन सबसे ज्यादा फेलवर, ठीक है ना, बुद्धिमान रहता है, फेलवर रहता है, क्योंकि बड़ा इकटाम वो करने की कोशिश करता है, रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है। एक तो फिर ऊपर में दिल्ली में राजा रहता है, दिल्ली का राजा रहता है, उसको कैपिटल को सिर्फ साउथ में करूंगा बोलता है क्या, औरंगाबाद, नागपुर के साथ, मतलब महाराष्ट्र में, लेकिन वो फेल हो जाता है, आधा जर्नी आते आते लोग सरेंडर कर देते हैं। दूसरा रिफॉर्म करूंगा बोलता है कि जो
सिक्के का अभाव चल रहा है तो कॉपर का सिक्का लेके आने की कोशिश करता है, इंट्रोड्यूस, लोग खुद ही छाप दे रहे हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद हम लोग का फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ओनली उन लोग को जानेंगे जो कि इंडिया के कुछ ना कुछ रिफॉर्म प्रोसेस किया है, कुछ कंट्रीब्यूशन है, तभी पढ़ेंगे। बाकी जितने भी राजा उसको नहीं पढ़ने वाले। बहुत सारे राजा आगे चले गए, पढ़ेंगे हम लोग नहीं। ओनली उन राजा लोग को पढ़ेंगे जो थोड़ा सा रिफॉर्म प्रोसेस किया है और उसका आज भी मतलब इम्पैक्ट है। उसके बाद आपका होगा बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे हम लोग। और एक इम्पोर्टेंट साम्राज्य पढ़ेंगे साउथ इंडिया में, वो है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। उसके बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर जो साम्राज्य कैसे करके बनता है और कैसे करके मुगल के सामने वो लड़ने की कोशिश करता है। हिंदू राजा रहते हैं, ठीक है ना। विजयनगर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो हरिक्का और बुका से साम्राज्य छीने रहते हैं इस्लामिक लोग, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि कन्वर्ट नहीं होते और अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से वो हिंदू राज्य बनाते हैं और फिर इसी कारण जो नगर बनाते हैं तो विजय हुए हैं, तो विजयनगर हो गया। उस विजयनगर में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो पढ़ेंगे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही मतलब शानदार, मतलब क्या कि बोलते हैं कि सोने का खाने का प्लेट भी उसका सोने का है, ठीक है। वैसे वाला व्यक्ति थे कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय आज भी बहुत सारे जो साउथ इंडिया के जो वो देखे हो ना, विलेन वगैरह देखे हो, सोना लगा हुआ है, ठीक है ना, सब आने वाले सब विजयनगर एम्पायर, विजयनगर कृष्णदेवराय बनना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक, उन लोग के जो माइंड में ना वही है, ठीक है, राजा बना तो कृष्णदेवराय जैसे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उतना टाइम और उतना, और मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, जो अभी हम लोग का सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो हम लोग का रहेगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है सबसे पहला है वो हमारा है, कौन आता है, ठीक है ना। तो ये डेट लिखना शुरू करो मेरे साथ आप। 1948, बहुत कम डेट याद रखना है, ठीक है ना। 1498, ठीक है ना। वास्को डी गामा आता है सबसे पहले, ये कहां पे आता है, कालीकट में आता है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, पुर्तगाली रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे पुर्तगालीस लिख लो, पुर्तगालीस रहता है, वो आता है सबसे पहले। सेकंड व्यक्ति जो आते हैं, ये पहला जगह, कोई जगह पे कैप्चर करता है, वो जगह पे जो पॉलिटिकली जो कैप्चर होता है वो क्या है, गोवा को कैप्चर करता है 1510। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एग्जिट कब होते हैं, सबसे लास्ट में ही लोग जाते हैं, पहले वो लोग आते हैं और सबसे लास्ट में 1961 में एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैटल ऑफ पानीपत, किसका होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर, ठीक है। उसके बाद बाबर जीत जाता है और बाबर जीत जाने के बाद एक नया मुगल एम्पायर बनता है, ठीक है, मुगल एम्पायर बनता है। उसके बाद साइड बाय साइड आपका मुगल चलते रहेगा और इधर से कौन आते रहेंगे, यूरोपियंस आते रहेंगे, ठीक है ना। यूरोपियंस का इंपॉर्टेंट व्यक्ति लोग पढ़ेंगे, पर्सनालिटी। लेकिन इधर अभी इंडिया में कौन सा है, जब मॉडर्न स्टार्ट हो रहा है तो अभी कौन है, मॉडर्न का स्टार्ट, मतलब मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट मतलब मुगल का एंड होना और ब्रिटिश का राइज होना, ठीक। तो ये मुगल एम्पायर, ये बाबर जीतता है और बाबर क्या बनाता है, मुगल एम्पायर बनाता है। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है, ठीक है। डेट याद नहीं रखना है, ओनली जो डेट हाईलाइट कर रहा हूं वही डेट को लिखो, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद कौन आता है, हुमायूं के टाइम में एक और व्यक्ति आता है, शेर खान, ठीक है ना। शेर शाह सूरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको शेर शाह सूरी भी बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। जो ये रुपया आप शब्द सुनते हैं ना, तो सबसे पहले जो रुपया जो बोला जाता है और जो चांदी का सिक्का जो लेके आता है वो क्या है, शेर शाह सूरी। एक जो शेर शाह सूरी और एक जो बहुत बड़ा काम करता है, वो आपका जो पाकिस्तान का जो है लाहौर, ठीक है ना, वहां से लेके ढाका तक क्या एक रोड बनाता है, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वो बनता है। और शेर शाह ने और बहुत सारा क्या है, हर जगह पे क्या बोलते हैं, जितना भी नेशनल हाईवे, मतलब वो हाईवे बनाया है, समझ जाओ,
उसमें क्या करता है, पॉन्ड रहता है, ठीक है ना, वहां पे पीने खाने पानी पीने के लिए तराई भी बनाता है बहुत सारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अकबर और बैटल ऑफ पानीपत सेकंड पढ़ेंगे हम लोग। अकबर आता है और बहुत सारा रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट करता है। थोड़ा सा क्या है, ये लिबरल रहता है, लिबरल मतलब उदारवादी रहता है, और बोलता है कि एक जो कर रहता है जिजिया टैक्स रहता है, जिजिया सिस्टम में क्या होता है, जो नॉन इस्लामिक जो रहता है उसको रहने के लिए एक टैक्स देना पड़ता है, उसको क्या है एबोलिश करता है। उसके बाद जहांगीर आता है, अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर। जहांगीर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां का काम क्या है, डेट याद नहीं, बस ये जहांगीर के बाद शाहजहां याद करो। शाहजहां सबसे बड़ा क्या क्या बनाता है, ताजमहल बनाता है मुमताज के लिए। उसके बाद आता है एक व्यक्ति जिसको है औरंगजेब, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसी के कारण मुगल एम्पायर पूरा टूट जाता है, क्योंकि इसका जो पॉलिसी है ना प्रोग्रेसिव मतलब पॉलिसी नहीं रहता, ये क्या कि थोड़ा ज्यादा कट्टर हो जाता है अच्छा खासा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस्लामिक बहुत सारा चीजों को रूल को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर क्या है सब विरोध करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली राजपूत लोग। फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, उसका जो मनसबदारी सिस्टम जो बनाया जाता है मुगल का वो भी कमजोर हो जाता है, फिर खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो सोचा जा रहा था कि मुगल जब खत्म होगा तो उसका जो नया वारिस कौन बनेगा, वो रहते साइड बाय साइड मराठा का उदय भी होते रहता है। लोग सोच रहे हैं कि मराठा तो बनना चाहिए ना, ठीक है ना, मराठा अच्छा खासा एरिया को कैप्चर भी किया रहता है। बट क्या होता है कि एक जब लड़ाई होती है नादिर शाह वाला, और इसमें ही पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण होता है, और नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह वर्सेस मराठा मुगल होता है, फिर मराठा होता है, तो उसमें हार जाता है। तो फिर एक चीज तो बात पता चल जाता है कि मुगल का नेक्स्ट उत्तराधिकारी पता नहीं कौन होगा, बट मराठा नहीं होगा। तो वो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट रहता है, ये जो नादिर शाह वाला, ठीक। नादिर शाह मुगल लोग को भी हराता है, और नादिर शाह क्या ले जाता है पता है, जो गोलकोंडा में निकला रहता है, जो अभी ब्रिटेन हमारे लेके गए हैं, कोहिनूर हीरा, और जो गद्दी रहता है ना नादिर शाह मुगल से लेके चले जाते हैं। तो वहां पे समझ में आ जाता है कि मुगल अब कमजोर हो चुके हैं, अब अपना सियासत नहीं बचा पा रहे, अपना मुगल नहीं बचा पा रहे, तो क्या है फिर धीरे धीरे क्या होता है उस फायदा को उठाता है, और कौन उस फायदा का उठाता है, और सबसे पहले जो राइज होता है वो कौन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला तो डेट को आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट डेट है 1557, ये होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। ये वाला डेट लिख ले रहा हूँ, बहुत कम डेट लिखा रहा हूँ, बहुत कम डेट को आपको याद रखना है, नहीं तो क्या है मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लग रहा है तो पीडीएफ दे दूंगा, और सबको याद करना है। या तो फिर एक काम करो, यहीं पे छोटा सा डेट है उसको लिख लेना, ठीक। तो ये हो गया बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी क्या होता है, जो बंगाल के नवाब होता है, बंगाल के नवाब वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, मतलब इंग्लिश के साथ होता है, इंग्लिश यानी ब्रिटिश के साथ होता है, और पहला ओकेजन रहता है जिसमें ब्रिटिश नवाब को हरा देता है। और पहला पॉइंट है वहां पे हारने के बाद क्या है, बंगाल का जो नवाब है वो क्या दे देता है, अगले बार में दे देगा, देखना वहां का जो दस्तक जो अधिकार है वो दे देता है। और नेक्स्ट और एक बार बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, ये एक सिग्निफिकेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हो जाता है, जो मुगल का जो राजा रहता है, मुगल जिसको बोला जाता है कि इंडिया का राजा बोला जाता था, वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, मतलब क्या है कि पेंशन में रहना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ही यही टाइम रहता है कि इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उसमें बोला जाता है कि जितना भी राजस्व यानी कि जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का पूरा अधिकार किसको मिल जाता है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का किसको मिल जाता है, ब्रिटिश को। तो इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार का काम कर रही रहती है, बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हो जाता है, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, जब उसको क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो वो डुअल गवर्नमेंट चलाता है। तो डुअल गवर्नमेंट क्या होता है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, मैं उस दिन बताया था मैं
कि अंग्रेज लोग अब धीरे धीरे क्या है, सबसे पहले कहां पे कैप्चर कर गए, सबसे पहले कहां पे कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाल बिहार हो गया। उसके बाद धीरे से कहां पे कैप्चर करते हैं, एक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर पे वॉर होना शुरू होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर बनाते हैं एक व्यक्ति को, ये वारन हेस्टिंग, ये बार बार आएगा, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे। वारन हेस्टिंग पहला गवर्नर बनता है जब बंगाल को जीतने के बाद क्या है, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नर बनाती है, ठीक है ना। और पहला व्यक्ति जो है वारन हेस्टिंग, वो बहुत सारे नियम कानून स्टार्ट करना शुरू करता है। और इंडिया में भी पहले जो राजतंत्र है, राजतंत्र धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आ रहा है। अब कुछ भी होगा तो लीगल रूप में आपको बताना पड़ेगा, तो वारन हेस्टिंग आता है और बहुत सारा मतलब वो रिफॉर्म करना शुरू करता है। यही वारन हेस्टिंग है जो आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, मतलब कोर्ट, फेडरल कोर्ट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वही क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग को अलग करेगा। यही क्या बोलेगा कि कैसे करके सरकार चलेगा, ठीक। फोर्ट विलियम गया है कोई, फोर्ट विलियम कलकत्ता गया है घूमना, कलकत्ता में जाना, फोर्ट विलियम घूम के आना, वहां से पूरा ब्रिटिश लोग पूरा इंडिया को संभालते थे। वहां पे घोड़ा उड़ा रहता है, बढ़िया बैठ जाना, फीलिंग आएगी गवर्नर बन गया, ठीक। तो ये उसके बाद क्या होता है, धीरे से क्या होता है, मैसूर को जीत जाता है। मैसूर जीतने के बाद क्या होता है, मैसूर जीत जाने के बाद उसके बाद ये लोग मराठा के साथ लड़ते हैं, फिर निजाम हैदराबाद के साथ लड़ते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया मुगल से ले लेते हैं, फिर लास्ट में सिख को लेते हैं। धीरे धीरे क्या है, पूरा ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा सब जगह को कैप्चर कर लेता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैसूर जीत लिया, ठीक, सब्सिडियरी अलायंसेस, ठीक, ये खत्म हो गया। बहुत सारा उसके बाद एक्ट पास करते रहते हैं उन लोग, क्या है कि रूल कैसे करेंगे उसके लिए, सबके लिए एक्ट पास करते रहते हैं, बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे, ठीक, बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे। मराठा के साथ लड़ाई हो रहा है, उसके बाद गिर जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग गवर्नर आएंगे। और यहाँ पे मैं बोल रहा था, आज जो नहीं बोल रहा था, उसके बाद सबसे पहले चेतना कहाँ से आएगी कि हम लोग का सेल्फ रूल करना है। तो सबसे पहले खुद को पहचानेंगे, खुद को पहचानने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, खुद के होना चाहिए। तो एक जो व्यक्ति आते हैं जिसका नाम क्या है, राजा राम मोहन रॉय, ये मॉडर्न इंडिया का मेन कहा जाता है। ये आते हैं, फिर बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लीगली हम लोग को क्या चेंज करना चाहिए, सोशली क्या चेंज करना चाहिए। तो एक छोटा छोटा संगठन बनाना शुरू कर देते हैं, तो संगठन बनता है। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, बहुत सारे लॉर्ड हार्डिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम जो दिख रहे हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं। जो हम लोग के एग्जाम में क्या क्या आएगा बस उतना ही, कि कौन कौन गवर्नर, ओनली वो गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसने सिग्निफिकेंटली कुछ चेंज किया है। बाकी सब इतना इंग्लिश लोगों का नाम रखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या है, अलग अलग एक्ट पास हो रहा है, गुड डिस्पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एजुकेशन के लिए गुड्स डिस्पैच पैच लेके आता है। ये है मागना कार्टा बोला जाता है। उसमें के थ्रू ये हो जाता है कि ब्रिटिश अब क्या करेगा, सबको प्राइमरी एजुकेशन देगा, एजुकेशन का रिस्पांसिबिलिटी पहली बार लेता है। क्या यहाँ पे आए हैं, शासन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमको एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिखाते हैं, लेकिन असलियत ये रहती है कि वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उन लोगों को रूल है, सरकार चलाना है, लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, कल्चर समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग ऐसे व्यक्ति की खोज में सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, जो जिसको इंग्लिश आता हो, दोनों के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम बन सके। तो वो लोग क्या है, इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब तक आप किसी के लैंग्वेज को नहीं समझोगे कैसे करके रूल कर पाओगे, ठीक है। कुछ करोगे, कुछ दूसरा समझेंगे, तो तीसरा दिन बगावत कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम में वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करते हैं अच्छी खासा लेवल पे, ठीक। तो बहुत सारा, उसके बाद दूसरा क्या है कि धीरे से क्या होता है, 1857 की क्रांति होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 की क्रांति होता है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ का जो सिविल सर्वेंट है ना, जो अभी आईएएस वगैरह सब सुनते हो ना, सिविल सर्वेंट के लिए भी लॉ इनेक्ट करेंगे, उसमें भी हम लोग इंडियंस को देंगे, ठीक है। और 1857 के बाद क्या है, क्राउन का रोल हो जाता है, क्राउन का रोल हो जाता है। क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली अपने हाथ में ले लेती है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आता है, वो है बहुत सारे छोटे छोटे एसोसिएशन फॉर्मेशन होता है। और छोटे छोटे एसोसिएशन फॉर्मेशन करके क्या करते हैं,
वो लोग जन चेतना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक व्यक्ति दादा भाई नौरोजी फाउंडेशन करता है और बोलता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ के लोग होना चाहिए, ठीक है ना, स्वराज होना चाहिए, स्वराज की बातें करते हैं। जैसे पूना सार्वजनिक सभा एक बनाते हैं, कौन, एमजी रनाडे। आपका पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कौन बनाते हैं, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गांधी का नाम दे देगा, ज्योतिबा फुले देगा, किसी का नाम दे देगा, तो ये बहुत सारे। तो फिर उसके बाद कुछ लोग सोशल रिफॉर्म करने के लिए आर्य समाज बनाता है, कौन बनाता है, दयानंद सरस्वती, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ये। उसके बाद इंडिया ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाता है, कौन बनाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाता है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद कौन सा कौन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और किसके टाइम में गवर्नर कौन था, रिपन के टाइम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट उसका इल्बर्ट कंट्रोवर्सी के टाइम में ये क्वेश्चन आया, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम में गवर्नर कौन था, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इल्बर्ट कंट्रोवर्सी के टाइम वाइसरॉय कौन था, रिपन, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट होता है 1885, कहां, इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी बने रहते हैं प्रेसिडेंट, हर एक इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट कौन कौन सा होता है। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, फटाक से 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। 10 मिनट, कितना 10 मिनट होते हैं, हाँ चलो 5 मिनट में हम लोग खत्म कर देते हैं, इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाते हैं, तो आपका आज का क्लास खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 1805 में क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, स्वराज, हम लोग अंतिम हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है स्वराज है बोलते हैं। जब तक स्वराज नहीं पाएंगे तब तक हम लोग नींद त्याग देंगे, ठीक है ना। और जब तक हम लोग आजादी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन क्या होता है, अगले ही साल क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो बंगाल को डिवाइड कर देते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो एक संगठन है, ठीक है ना, वो फॉर्मेशन होता है और बोलता है कि हमारा जो कॉज रहेगा मुस्लिम के कॉज के लिए बने बोल के। उसके बाद क्या होता है, स्वराज कैसे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट करते हैं बंगाल के पार्टीशन के बाद, कि कैसे करके हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, उसमें दो भाग बढ़ जाते हैं। क्लास 11 क्लास 12 होता है कि हम अलग तरीके से हैं, ठीक है ना, हम अलग तरीके से क्या होते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल किसी के पास में। तो एक जो पक्ष रहता है उसको मॉडरेट बोल देते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। मॉडरेट वाले वैसे हैं जो कि नियम कानून पढ़ेंगे भी, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम को पहुंचाएंगे। दूसरा बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, बोलेंगे आज हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है, सड़क पे उतर जाएंगे, ठीक है, सबके सब एकदम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, ये होता है एक्सट्रीमिस्ट। दो ग्रुप में कोड टूट जाता है, आईएनसी टूट जाता है। फिर आईएनसी उसके बाद मॉडल मिंटो रिफॉर्म होता है, जो कारण रहता है इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होने का, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक। 2 मिनट पे खत्म करते हैं। उसके बाद क्या है कि बंगाल का पार्टीशन हो जाने के बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टूट जाए रहते हैं दोनों मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद 1905 में दोनों एकत्र होते हैं। फिर एक लीडर की जरूरत पड़ती है, और वो जो लीडर है वो कौन है, 1914 में कौन आता है, मोहनदास करमचंद गांधी आता है। मोहनदास करमचंद गांधी आता है। उसका तिलक और एनी बेसेंट, उधर वर्ल्ड वॉर चलते रहता है, और ये लोग क्या करते हैं, होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, होम रूल मूवमेंट के बाद, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी आता है, 3 एक्सपेरिमेंट करता है। क्या एक्सपेरिमेंट करता है, चंपारण, खेड़ा, ठीक है ना, चंपारण, खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल। उसके बाद क्या करता है, जब वर्ल्ड वॉर एंड 1 होता है, एंड हो जाता है, वर्ल्ड वॉर एंड खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, टर्की का जो खिलाफत, जो खलीफा का पोस्ट है उसको खत्म कर देता है, पूरा मुस्लिम समुदाय गुस्सा हो जाता है। उधर 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या है कि गांधी के आपको मिल जाता है, बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है। गांधी बोलता है अब मास मूवमेंट करूंगा, तो गांधी स्टार्ट करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हम लोग ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, अगले ही कुछ साल के बाद क्या बोलता है कि मैं अब कॉपरेट नहीं करता, अब तो क्या बोलता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट करूंगा। अब अभी तक तो मैं कॉपरेट नहीं कर रहा हूं, 10 साल के बाद बोलता है मैं आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडिएंट मतलब मैं आपका जो नियम है, कानून है, उसको सिविल तरीके से डिसोबीडिएंट करूंगा। उसके बाद बोलता है जो आपने नमक कानून बनाया उसको मैं वायलेट करूंगा, नमक कानून दांडी यात्रा करके करता है। फिर और उसके बाद और 10 साल के बाद क्या करता है, जब देखता है वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है तो सुभाष चंद्र जी बोलते हैं
लड़ाई में बिजी हैं, एक काम करते हैं हम लोग भी हथियार उठाते हैं, बाहर फेंकते हैं अंग्रेजों को। फिर गांधी बोलता है नहीं नहीं पीसफुली मूवमेंट चल रहा है अभी तक, ठीक है ना, अभी उसी फॉर्म में जाएंगे। फिर नेहरू और गांधी और फिर सुभाष बाबू का डिफरेंसेस हो जाता है, वो आईएनसी से हट जाते हैं, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। और इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू क्या है कि आर्मी बना के इंडिया में मतलब ब्रिटेन है उसके खिलाफ स्टार्ट कर देते हैं, अंडमान निकोबार को जीत जाए रहते हैं, ठीक है। और मणिपुर तक आते आते मणिपुर में थोड़ा सा बैक क्लास मिलता है और उधर जापान हार जाता है तो अपना प्रोग्रेशन आगे नहीं कर पाते। फिर उसके बाद क्या हो जाता है 1943 मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद क्या हो जाता है अब गांधी को पता चल जाता है, दूसरे सबको पता चलता है स्वराज का मतलब क्या है, आजादी, ठीक है ना। तो बोलता है तो डू और डाई, जो करना है करो या मरो बोलता है। उसके बाद 1943 में जैसी नेक्स्ट दिन स्टार्ट करने वाला मूवमेंट रहता है, उसके बाद क्या उससे पहले ही बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट लीडर थे गांधी नेहरू हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको जेल में बंद कर देता है कि रात को पहले ही। अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में देखते हैं कोई बड़े लीडर तो है नहीं, क्योंकि मेन जो लीडर थे सबको तो जेल में बंद कर दिया है। तो फिर वहां पे नए नए लीडर उभरते हैं, ठीक है ना, नए नए जेपी जयप्रकाश नारायण निकलती है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग निकलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है इतना माहौल बन जाता है कि ब्रिटिश को बोलता है कि आज नहीं तो कल तो आपको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड उधर खत्म होता है, हिरोशिमा नागासाकी में बम डाल देता है। उसके बाद क्या होता है जापान भी खत्म हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हो जाता है ब्रिटेन का भी हालत बहुत खस्ता हो जाता है, इतना सारा वॉर में पैसा झोंक दिया रहता है, ठीक। तो वहां पे एक लेबर पार्टी आता है, लेबर पार्टी बोलता है कि नहीं अब इंडिया को आप उसका अमेरिका अमेरिका पावरफुल हो जाता है ना, बम डाल दिए तो बोला कि मैं सुपर पावर हूँ, ठीक है ना। अमेरिका भी दबाव डालता है ब्रिटिश को कि छोड़ो आजाद कराओ, ठीक है। आजाद कराओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको भी मार चाहिए, ठीक है, मार्केट चाहिए, आजाद कराओ। तो फिर उसके बाद क्या होता है और डेमोक्रेसी है अमेरिका, सबको डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी दे दो, सेल्फ रूल करने का दे दो। तो उसके कारण क्या होता है बहुत सारा कुछ वो बनता है, इवेंट बनता है। उसके बाद 1947 में हम लोग को क्या मिल जाता है, आजादी मिल जाता है। यहाँ तक हम लोग पूरा हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।